नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं अपना एमपी की इंदौर की खबर के साथ, जहां गरबा के दौरान दूसरे समुदाय के युवक को जमकर पीटा गया है। हिंदू संगठन ने दूसरे समुदाय के युवक को यहां पकड़ लिया। आरोप है कि युवक पहचान छिपाकर गरबे में शामिल हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि अमन उर्फ आमिर पिछले महीने बालाघाट से हिंदू लड़की को फुसलाकर इंदौर लाया और उसके साथ गरबे में शामिल हुआ। लड़की के परिवार को सूचना दे दी गई है और हीरानगर पुलिस भी बालाघाट पुलिस के संपर्क में है। अमन उर्फ आमिर के मोबाइल में जांच के दौरान कई हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील चैट भी मिली है। तो गरबा पंडाल में आए आमिर उर्फ अमन को यहां कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और पकड़कर पहले जमकर पीटा, फिर बाद में पुलिस के हवाले किया गया। और तफ्तीश में ये जानकारी मिली है कि आमिर बालाघाट से एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर यहां ले आया था और गरबा पंडाल में उसके साथ यहां आया हुआ था। जब उसे पकड़ लिया गया, उसके फोन की तलाशी ली गई तो उस फोन में कई हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील चैट भी मिली हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। कल देर रात वैभवश्री गार्डन से कुछ हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा एक सस्पेक्टेड व्यक्ति को पकड़ा गया था और जिसका नाम आमिर है, बालाघाट का रहना बताया है। और यह तथ्य सामने आया हुआ है कि भावप्रिया नाम की एक लड़की है जो यहाँ पर विजयनगर में जॉब करती है और उसका वो फ्रेंड था और वो वैभवश्री गार्डन में आकर के और उससे मिलने के लिए आया हुआ था और वहाँ पर उसको रोका गया। तो उसके द्वारा कुछ ऐसा कृत्य किया गया जिस पर से उसको गिरफ्तार किया गया है और प्रिवेंटिव कार्रवाइयों में गिरफ्तार करके उसको जेल दाखिल किया गया है। उज्जैन में भी गरबा पंडाल से दूसरे समुदाय का एक युवक पकड़ा गया है। लड़का पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में एंट्री करने की कोशिश में था, जिसे हिंदू जागरण मंच ने पकड़ लिया। पड़ताल करने पर युवक दूसरे समुदाय का निकला और उसके मोबाइल से अश्लील फोटो और वीडियो भी मिले हैं। नीलगंगा थाना पुलिस को युवक सौंप दिया गया है। तो उज्जैन से भी ये मामला सामने आया है। गैर हिंदू लड़का यहां गरबा में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा था। हिंदू जागरण मंच जो काफी सजग है ऐसे पंडालों में, उससे इन्हें पकड़ा है। टीम ने गरबा पंडाल में से एक और विधर्मी को पकड़ा है। बड़ी ही सजगता और सक्रियता से हम लोगों ने यह कार्य किया है। इस विधर्मी का नाम जहीन है और इसका मोबाइल चेक करने पर बहुत सारे अश्लील वीडियो और फोटोज भी मिले हैं और बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें भी देखने को मिली है। विधर्मी को गरबा पंडाल से पकड़कर मिथिलेश गुप्ता इंदौर से और अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इंदौर में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब ये जो आमिर पकड़ा गया है, क्या जानकारी इसके बारे में मिल पाई है? किस नियत के साथ यहां पर आया था? किसी एक लड़की के साथ या कुछ और लड़कियां भी निशाने पर थी? देखिए, आमिर जिस लड़की के साथ में गरबा कर रहा था, उसके पिता का एक मैसेज भी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश करके, उनकी बेटी को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम युवक अपने साथ ले गया है। हिंदू संगठन से वो गुहार लगाते हैं कि उनकी बेटी को छुड़वाकर वो उनके घर लेकर वापस आ जाएं। कल रात को गरबा करते हुए हिंदू संगठन ने पकड़ा, जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने 151 के तहत कार्रवाई कर दी। मिनी मुंबई की एक युवती है, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। गरबा में जिस तरीके से गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध है, उसके बावजूद नजर आ रहे, क्या लगता है? नहीं, ये तो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो लोग तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इंटरटेनमेंट के हिसाब से आना चाहिए। उसके बाद में हमारी हिंदू लड़कियों को भी समझना चाहिए। मतलब इतने सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं आए दिन, जैसे बॉडीज़ मिल रही है फ्रिज के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो लड़कियों को थोड़ा समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने पेरेंट्स जो रहते हैं ना, लड़कियों को सबसे पहले तो उनको उनके बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और वो किसी और के लिए मतलब अपने पेरेंट्स को वो करती हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। धर्म को लेके भी रहता है, लेकिन मैं भी थोड़ी ओपन माइंडेड हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सारी अगर न्यूज़ सुन रहे हो तो फिर हम कैसे विश्वास कर सकते? पॉसिबल नहीं है ना। अगर सब वैसे ऐसा भी नहीं बोलते कि मैं सारे लोग बुरे हैं, सारे लोग बुरे भी नहीं होते, पर सारे लोग अच्छे भी नहीं होते। मिथिलेश, जो तो लड़का पकड़ा गया है, जरा उसके बारे में और जानकारी बताइए, जो पुलिस दे पाई हो, क्या कार्रवाई अब तक की है? पुलिस ने 151 के तहत कार्रवाई की है, यानी गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, इसमें सीधा जेल जाना पड़ता है। ठीक है, और अजय इस के पास वक्त चलते हैं, जो मोबाइल उज्जैन से है अजय भी जुड़ रहे हैं। अजय, उज्जैन का भी मामला सामने आया है, यहाँ भी आए दिन सामने आ रहे हैं मामले, लगातार बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, खबरों में दिखाया जा रहा है कि क्या अपील है कि गैर हिंदू ना आए, उसके बावजूद भी एक और मामला। जी देखिए, उज्जैन के इंदौर रोड स्थित मित्तल एवेन्यू में गरबे के दौरान जो है कुछ एक जाहिन करके जो लड़का था वो गरबे में एंट्री करना चाह रहा था, लेकिन उसी दौरान हिंदू जागरण मंच के लोगों ने उन्हें तत्काल शक होने पर पकड़ लिया। और उसके बाद उसके जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जहीन बताया, उसके आधार कार्ड पर भी जहीन लिखा हुआ था। और इसी के साथ उसके मोबाइल की जांच की गई तो उसके मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स भी थे और इसी के साथ कुछ चैट भी मिली गई है। तो इसको लेकर नीलगंगा पुलिस के हवाले किया है। लेकिन जिस तरीके से उज्जैन में 2 दिन से लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में गैर हिंदू जो है युवक वो गरबा पंडालों में अपना जो है एंट्री करने की प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन इसके बाद भी हिंदू जागरण के मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे वे एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। सूझबूझ के साथ ऐसे लोगों की पहचान कर ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अजय, और मिथिलेश आपका भी धन्यवाद। वहीं उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के पंथ पिपलई गांव में आपसी विवाद में दोस्तों ने ही एक दोस्त की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सामने आया है। दोस्तों ने बेल्ट से युवक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सही बोल भाई, भाई बोल भाई, मम्मी कसम मैंने बोल। खबर पन्ना से है, जहां ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की गई। ऑटो टकराने से नाराज लड़के ने ऑटो ड्राइवर को जमकर पीटना शुरू कर दिया। ऑटो ड्राइवर छोड़ देने की बात कहता रहा, लेकिन युवक ने बेरहमी से ऑटो ड्राइवर को पीटना जारी रखा। ये वीडियो भी सामने आया है। मामला पन्ना कोतवाली थाने का बताया जा रहा है। देखिए, शख्स कितनी बेरहमी से उस ऑटो ड्राइवर पर लगातार हमला कर रहा है। पहले उसे ऑटो से खींचता है, ड्राइवर बोलता है गलती हो गई, गलती हो गई। उसके बावजूद पहले मुक्के बरसाता है, फिर उसे खींचकर ऑटो से उतार देता है और लगातार उस पर थप्पड़ों की बरसात करता रहता है। खबर पन्ना से, जहां 13 साल की रेप पीड़ित ने जहर खा लिया। जिला अस्पताल में एडमिट लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों की माने तो आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसके बाद आरोपी राजीनामे का दबाव बनाने लगा। मना करने पर वो जहर की शीशी लेकर आया और लड़की को कुल्हाड़ी से काटने की धमकी देने लगा। धमकी देने के बाद आरोपी जहर की शीशी पीड़ित के पास फेंक कर चला गया। डरी सहमी लड़की ने जहर खा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश कर रही है। जब बच्ची कल दोबारा खेत में गई तो जो है उसी व्यक्ति ने जिसके साथ उसके साथ गलत काम किया या छेड़छाड़ की, उसी व्यक्ति ने कल उसको डराया धमकाया और जहर की शीशी उसको दी हो या जहर दिया हो उसके हाथ में हो, तो बच्ची ने वही जहर जो है ऐसा बताया जा रहा है कि खुद गुस्से में आकर के खुद उसने जहर पी लिया। जब जहर पी लिया तो वो घर आई तो उसकी कंडीशन जब सीरियस होने लगी तो वो लोग नज़दीकी गुनौर अस्पताल में गए और गुनौर अस्पताल से जब हालत ख़राब होने लगी तो उसको जिला चिकित्सालय पन्ना में भेजा गया। ये जानकारी उसकी दादी ने बताई है जो उसके साथ है अभी। संजय तिवारी पन्ना से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। संजय, कैसी है लड़की की हालत अभी और आरोपी के बारे में क्या पुलिस कुछ पता लगा पाई है?
जी, निश्चित रूप से लड़की की हालत अभी नाजुक है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्दी ही पकड़ में होगा। रीनू, उसका निश्चित तौर पे यह भी कहना है पुलिस का कि आरोपी कहीं भी जाए पकड़ के रखेंगे और पूरी जांच की जाएगी और पीड़िता के साथ में पूरा न्याय किया जाएगा। हालांकि पन्ना जिले में यह पहला मामला नहीं है जब गांव में इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में ही इस समय पर जो बाढ़ आई हुई है, नाबालिगों के साथ में, बालिगों के साथ में जो दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, न जाने क्यों नजर लग गई है मध्य प्रदेश को, क्या हो गया है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यह जो लड़की है यह बता रही है कि वो जहर पिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी दादी बता रही है कि जहर इस लड़की ने गुस्से में पी लिया है। जी संजय, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। भोपाल ड्रग्स मामले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि डबल डेकर गाड़ी और कूलर में रखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ड्रग्स की तस्करी होती थी। पहले मंदसौर में हरीश आंजना तक ड्रग्स को भेजा जाता था और वहां से हरीश ड्रग्स की खेप को शोएब लाला तक पहुंचाता था। इसके बाद मास्टरमाइंड मुन्ना पठान ड्रग्स को दूसरे देशों में तस्करी करता था। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ है कि भोपाल में फैक्ट्री खोलने से पहले इंदौर के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रग्स बनाने के लिए एक बंद फैक्ट्री को किराए पर लिया गया था। केमिकल की जानकारी नहीं होने के चलते आरोपी यहां पर ड्रग्स बनाने में असफल हो गए थे। इसके बाद केमिकल की जानकारी रखने वाले अमित चतुर्वेदी को गैंग में शामिल किया गया। अमित ही दूसरे गैंग के जीएसटी नंबर से मुंबई और गुजरात से केमिकल मंगाता था। अब शोएब लाला और मुन्ना पठान की तलाश की जा रही है। भोपाल ड्रग्स तस्करों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ड्रग्स तस्करों के विदेश भागने की आशंका के चलते एनसीबी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस के बाद एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। राजस्थान का शोएब लाला अभी भी फरार है और हरीश से पूछताछ में एटीएस, एनसीबी को मिले इनपुट के बाद देश की अन्य जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, और क्या इनपुट अब तक मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल एनसीबी लगातार इस मामले में पूछताछ करने में जुटी हुई। जिस तरीके से आरोपियों की जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उनको रिमांड पर लिया गया, 8 दिन की उनकी पुलिस रिमांड है और गुजरात जो है वो एटीएस की टीम और एनसीबी की टीम उनको लेकर गई है। तो निश्चित तौर पर कई राज दर राज लगातार खुलते जा रहे हैं। जिस तरीके से चाहे मुन्ना पठान की बात हो या फिर शोएब लाला की जो बात सामने आई है, ये पता चला है कि हरीश के द्वारा ही 200 किलो एमडी ड्रग्स जो है वो शोएब लाला को राजस्थान पहुंचाई गई थी। ये कूलर और दूसरे अन्य जो उत्पाद होते हैं उनमें छुपाकर ये ड्रग्स को बेचते थे। इसके साथ ही जानकारी ये भी लगी है कि एनसीबी के जो पूछताछ में कि शोएब लाला के जो संपर्क है सीधे तौर पर पाकिस्तान और दुबई से उसके संपर्क है, यानी वहां पर वो ड्रग्स सप्लाई करता है। तो इस पूरे मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि भले ही राजधानी भोपाल के इंडस्ट्रियल इलाके में ये ड्रग्स बन रहा हो, लेकिन ये भेजा जा रहा था, विदेशों तक भेजा जा रहा था। इस तरह की जानकारियां मिली है और जिन लोगों के नाम सामने अभी आए हैं उनको लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि वो लोग विदेश ना भाग पाएं। और जो बंदरगाह है, एयरपोर्ट से, उन पर अब अलर्ट रहने के निर्देश जो है वो सीधे तौर पर एनसीबी की तरफ से दिए गए हैं। तो सभी राज्यों की पुलिसों को भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं, जो मध्य प्रदेश की हो या फिर दूसरे राज्यों की, उनको भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी एनसीबी और एटीएस के हाथ लगे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सभी के सबके मोबाइल जो है वो बंद हैं और सबके सब अंडरग्राउंड बताया जा रहे हैं। सीधे तौर पर जब इतनी बड़ी खेप जो है वो राजधानी से पकड़ी गई और उसमें आरोपी जब गिरफ्तारी हुई, खासकर हरीश की जो गिरफ्तारी है वो बेहद महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक शोएब लाला हो या मुन्ना पठान हो, इस सब के बीच की कड़ी जो है वो हरीश था। तो हरीश से कई मामले में खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी और एनसीबी और एटीएस कुछ और बड़े ड्रग तस्करों को बिल्कुल जल्दी और महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ेंगी और महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। शैलेंद्र, धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। भोपाल ड्रग्स मामले में एनसीबी की कार्रवाई के बाद अब भोपाल पुलिस अलर्ट पर है। बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों की जांच के लिए 6 टीम बनाई गई हैं। टीम में 60 पुलिस वाले शामिल हैं और एक फैक्ट्री की जांच हो रही है। टीम फैक्ट्री के स्टॉक, मालिक और कर्मचारी का डेटा तैयार करने में जुटी है।
तो बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई के बाद अब भोपाल पुलिस भी अलर्ट पर आ गई है। भोपाल पुलिस के 60 पुलिसकर्मी हैं जो लगातार इन फैक्ट्रियों को जांच कर रहे हैं, उनके तफ्तीश कर रहे हैं। बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में 15 फैक्ट्रियों की जांच की गई है। फैक्ट्रीज का डेटा तैयार किया जा रहा है। अलविदा रतन टाटा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति चेयरपर्सन रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कहा कि रतन टाटा का निधन उद्योग जगत ही नहीं अपितु समस्त भारतवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो भारतवासियों के लिए ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। कल देर रात रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। वो 86 साल के थे। उनके निधन पर सभी जो लोग हैं वो शोकाकुल हैं। क्या विशिष्ट हस्तियां, क्या आम लोग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इसे जगत के लिए अपूर्ण क्षति बताया। तो आज शाम 4 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और उससे पहले जो अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज हस्तियां हैं वो रतन टाटा को आखिरी दर्शन करने के लिए, नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच में सजाना ये पूरे भारत के लिए, और भारत तो क्या हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे। वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहां जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग उनके आखिरी दर्शनों के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मुंबई से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा जानकारी भी कि कब, किस साल में क्या उपलब्धि रतन टाटा ने अपने नाम की। करीब 11 बजे अंतिम सांस ली कल देर रात। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में वो एडमिट थे। और आज शाम 4 बजे तक सभी उनके दर्शन कर पाएंगे। उनकी पार्थिव देह नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनके अंतिम दर्शनों का ये कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलेगा और फिर राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था, समाज के लिए किए गए उनके प्रयासों को सराहते हुए। और अब देखते हैं टॉप 20।